2019 में ग्लेशियर नेशनल पार्क ने अपने 2020 तक ग्लेशियर गायब हो जाएंगे वाले साइन हटा दिए और सभी ने मान लिया कि खतरा टल गया है। ऐसा नहीं था, क्योंकि असली संकट कभी खुद ग्लेशियर नहीं थे। यह अमेरिकी पश्चिम में बनता अदृश्य जल ऋण है, जो धीरे धीरे पश्चिमी पावर ग्रिड को पंगु कर सकता है, जलाशयों को खाली कर सकता है और अगले दशक में लाखों लोगों को जूझने पर मजबूर कर सकता है। ये एक संकट है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने पार्क के रिकॉर्ड, आंतरिक रिपोर्टें और ग्लेशियर नेशनल पार्क के 2020 तक ग्लेशियर गायब हो जाएंगे वाले संकेतों के पीछे के शोध की जांच की। जब ये संकेत हटाए गए तो सुर्खियों ने इसे इस बात का सबूत बताया कि ग्लेशियर फिर से ठीक हो रहे हैं, लेकिन वे ठीक नहीं हो रहे थे। मूल 2003 का मॉडल विफल हो गया था और सुधार ने हर नीचे बसे शहर के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक सच उजागर किया। वैज्ञानिक 2010 में डेटा जांचने के लिए वापस गए। जो उन्होंने पाया उसने पूरी कहानी बदल दी। बर्फ इतनी तेजी से अस्थिर हो रही थी जितनी किसी ने सोची नहीं थी। स्पेरी ग्लेशियर ग्लेशियर नेशनल पार्क में ऊंचाई पर स्थित है और अमेरिका के सटे हुए 48 राज्यों की सबसे ज्यादा निगरानी की जाने वाली हिमराशियों में है। 2013 से अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने बेंचमार्क ग्लेशियर प्रोग्राम के जरिए हर साल इसकी निगरानी की है और हर माप एक ही दिशा की ओर इशारा करता है। ग्लेशियर अपना द्रव्यमान खो रहा है। अब बर्फबारी गर्मियों में होने वाली पिघलन से हुई कमी की भरपाई नहीं कर पा रही। बर्फ तेजी से पतली हो रही है। स्पेरी अब पार्क में अन्य चीजों का संकेतक है और आंकड़े गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। 1850 में उस इलाके में, जो बाद में ग्लेशियर नेशनल पार्क बना, लगभग 150 ग्लेशियर थे। 1910 में पार्क खुलने पर उनमें से अधिकतर अच्छी स्थिति में थे। 2015 तक सिर्फ 26 इतने बड़े बचे थे कि उन्हें ग्लेशियर कहा जा सके। इनसे मिलने वाली धाराएं पहले ही प्रभावित हो चुकी हैं। उनका पानी अब कम और ज्यादा गर्म है। अब वे पहले की तुलना में कई हफ्ते पहले ही अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। पार्क के सेंट मैरी हिस्से में बुल ट्राउट, जो मछलियां केवल लगभग जमने वाले पानी में ही जीवित रह सकती हैं, अब उन्हें संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और नुकसान सिर्फ पार्क की सीमाओं के अंदर ही नहीं रुकता। नीचे की ओर रहने वाले किसान भी अब साल दर साल गलत मौसम में पानी का स्तर कम होते देख रहे हैं। तापमान के रिकॉर्ड बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। 1900 से ग्लेशियर नेशनल पार्क का तापमान लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस यानी 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है, जो कि वैश्विक औसत से करीब 80% ज्यादा तेज है। अब बर्फ की परत कम से कम 2 हफ्ते पहले पिघल जाती है, उस समय की तुलना में जब मूल ग्लेशियर मॉडल बनाए गए थे। पहाड़ों का आकार बदल रहा है, पेड़ों की ऊपरी सीमा और ऊपर खिसक रही है और वे अल्पाइन घास के मैदानों में फैल रहे हैं, जो पहले उनके उगने के लिए बहुत ठंडे थे। अब वे छायादार घाटियां भी गर्म हो रही हैं, जो कभी पार्क के बड़े बर्फीले मैदानों की रक्षा करती थीं। ठंडी हवा ने ग्लेशियरों को कुछ समय बचाया, लेकिन उसकी सुरक्षा की भी सीमा थी, जो अब खत्म हो रही है। पार्क खुद इस बारे में बात नहीं करना चाहता और इसके पीछे वजहें भी हैं। यहाँ हर साल करीब 3 मिलियन पर्यटक आते हैं। चमकदार ब्रोशर में अब भी ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ दिखते हैं। रेंजर आज भी उसी ट्रेल से ग्रिनेल ग्लेशियर दिखाते हैं जिस पर लोग 50 साल पहले चलते थे। लेकिन अब देखने के स्थान वहां तक आ गए हैं जहां कभी बर्फ हुआ करती थी। पार्क का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक उतने आशावादी नहीं हैं। यूएसजीएस के शोधकर्ता डैन फेग्रे, जिन्होंने पार्क के लिए मॉडलिंग का नेतृत्व किया, कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि यह रुझान एक ही दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने पार्क में बची हुई कई ग्लेशियरों को बस जमीन पर पड़ी बर्फ की छोटी छोटी ढेलियों जैसा बताया है, क्योंकि असली चिंता कभी ये नहीं थी कि पुरानी भविष्यवाणी कुछ सालों से चूक गई। असल चिंता ये है कि जब रॉकीज में आखिरी स्थिर बर्फ का भंडार पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, तब क्या होगा। एक ग्लेशियर सिर्फ पहाड़ पर जमी हुई बर्फ नहीं है, ये एक मशीन की तरह है। ये सर्दियों की बर्फ को पकड़ता है, वसंत तक संभालता है और फिर सबसे गर्म सूखे महीनों में धीरे धीरे पानी छोड़ता है। ये समय बहुत अहम है। जब बर्फ बहुत पतली हो जाती है तो ये प्रणाली काम नहीं करती। बर्फ अब भी गिरती और पिघलती है, पर अब ये मई में ही अगस्त की बजाय जल्दी पिघल जाती है और सारा पानी एक साथ नीचे बह जाता है। कुल पानी की मात्रा एक जैसी दिख सकती है, लेकिन इसका समय पूरी तरह बदल गया है और अमेरिकी पश्चिम में समय ही सब कुछ है। पार्क की कई बर्फीली संरचनाएं पहले ही बदल चुकी हैं। वे सैटेलाइट तस्वीरों में दिखती हैं,
पर अब ग्लेशियरों की तरह व्यवहार नहीं करती। यूएसजीएस के अनुसार वे निष्क्रिय हो चुकी हैं और भले ही वे एक जैसी दिखती हों, अब वे अलग तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले दरारें वहीं दिखाई देती हैं जहां जल प्रणाली सबसे कमजोर होती है, और एक उल्लेखनीय उदाहरण बाब मोंटाना के ठीक बाहर हुआ था। कोई इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इससे पता चला कि पूरी प्रणाली कितनी नाजुक है। 17 जून 2024 को सेंट मैरी नहर साइफन फट गया। पहली दरार सुबह 8:45 बजे आई थी। दोपहर तक दोनों साइफन बैरल पूरी तरह से फेल हो गए थे। कटाव 30 से 50 फीट गहरा था। नहर के टूटने पर उसमें 600 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी बह रहा था। ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन की टीमों को पहले से एक बैरल में दरार का पता था। वे इसकी निगरानी कर रहे थे और उम्मीद थी कि सीजन निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइफन बदलने में करीब $70 मिलियन खर्च होंगे। कांग्रेस ने आपातकालीन पैकेज मंजूर किया और मोंटाना ने $26 मिलियन और जोड़े। 2025 के जून के आखिर तक तय समय से पहले ही पानी फिर से बहने लगा। देखिए उस एक पाइप से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। सेंट मैरी सिस्टम औसतन एक साल में मिल्क नदी के प्रवाह का लगभग 70% पानी पहुंचाता है और सूखे सालों में ये 100% तक हो जाता है। ये 18,000 मोंटाना निवासियों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है और 1,40,000 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि की सिंचाई करता है। यह 1,06,000 फुटबॉल मैदानों की सिंचाई जैसा है, जिस पर ब्लैकफीट नेशन निर्भर है। फोर्ट बेल्कने भी इसी पर निर्भर करता है और इस क्षेत्र में फैले 8 अलग अलग सिंचाई जिले भी इसी पर निर्भर करते हैं। तो जब सिफन फेल हो गया तो यह आंशिक बाधा नहीं थी, यह पूरे सिस्टम की बंदी थी। पूरे एक फसल सीजन के लिए पानी उस नेटवर्क से बहना बंद हो गया जिसके चारों ओर नीचे की हर चीज बनाई गई थी। डायवर्जन डैम का पुनर्निर्माण अभी भी चल रहा है और निर्माण कार्य 2028 तक चलेगा। नीचे हॉल स्कूली सिफन को बदलने का फैसला हो चुका है क्योंकि इंजीनियरों ने इसे अगला संभावित कमजोर बिंदु माना है। हो सकता है उन्होंने पाइपों को ठीक कर दिया हो, लेकिन उन्होंने समस्या को ठीक नहीं किया। इससे बस इतना होता है कि एक चेन की पुरानी कड़ियों को बदला जाता है जिस पर अभी भी उसी तरह दबाव डाला जा रहा है। यह स्रोत जल की कमी की समस्या हल नहीं करता क्योंकि असली समस्या ऊपरी धारा की जल आपूर्ति है, न कि निचली धारा का बुनियादी ढांचा। यही स्रोत प्रणाली है जिस पर सब निर्भर है, और वह स्रोत एक राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है जिसे अब भी लोगों की कल्पना में एक दर्शनीय स्थल की तरह देखा जाता है, न कि एक चरमराती जल व्यवस्था की तरह। बर्फ कुछ दशकों तक किसी न किसी रूप में बनी रहेगी, तो फिर आदिवासी समुदाय और कृषि जिले अभी से आपातकालीन धन के लिए क्यों लड़ रहे हैं? वे उन पाइपों की मरम्मत क्यों कर रहे हैं जो वुड्रो विल्सन के व्हाइट हाउस के समय की हैं? आपको लग सकता है कि यह मोंटाना की समस्या है, लेकिन नहीं। पार्क में एक चोटी है, नाम ट्रिपल डिवाइड। उस पर हिमकण गिराएं। यह इस पर निर्भर है कि बर्फ का टुकड़ा चट्टान के किस ओर गिरता है। वो 3 महासागरों में जा सकता है। पश्चिम की ओर जाने वाला पानी फ्लैthead से होकर प्रशांत महासागर तक जाता है, जबकि पूर्व की ओर जाने पर मिसौरी, मिसिसिपी और फिर मेक्सिको की खाड़ी पहुंचती है। उत्तर की ओर जाए तो सेंट मैरी नदी पानी को कनाडा के पार और सीधे आर्कटिक तक ले जाती है। एक शिखर, 3 महासागर। इस पार्क की बर्फ सिर्फ मोंटाना तक सीमित नहीं है। ये प्रशांत उत्तर पश्चिम ग्रिड, हाई प्लेन्स के गेहूं क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने वाली नदियों को पानी दे रही है। ये सैकड़ों अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। बिजली के लिए फ्लैthead वाला हिस्सा सबसे अहम है, जिसे 3 शाखाएं पानी देती हैं। नॉर्थ फोर्क ग्लेशियर नेशनल पार्क की पश्चिमी सीमा के साथ बहता है और मिडिल फोर्क उसकी दक्षिणी सीमा के साथ। दोनों पार्क के बर्फीले क्षेत्रों से सीधे पिघला हुआ पानी खींचते हैं, फिर नीचे जाकर फ्लैthead नदी की मुख्य धारा में मिल जाते हैं। साउथ फोर्क पार्क के दक्षिण में बॉब मार्शल वाइल्डरनेस से आता है और बड़े हिमपात क्षेत्र से पानी जोड़ता है। सब कुछ हंग्री हॉर्स जलाशय में मिल जाता है, जो पार्क के पश्चिमी प्रवेश द्वार से सिर्फ 15 मील दूर है। वहां से पानी ऊर्जा में बदल जाता है। हंग्री हॉर्स डैम उस ग्रिड को ऊर्जा देता है जिसमें पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के 31 संघीय जल विद्युत संयंत्र हैं। इस सिस्टम के शीर्ष पर ग्रैंड कूली डैम है, जो क्षेत्रीय उत्पादन की रीढ़ है। लेकिन हंग्री हॉर्स लगातार नहीं चलता। इसे मांग के चरम समय के हिसाब से चलाया जाता है। यह सबसे गर्म महीनों यानी जुलाई के अंत से सितंबर की शुरुआत तक मांग बढ़ने पर तेज चलता है। यही वे हफ्ते हैं
जब पहले ग्लेशियर से आने वाला पानी बैकग्राउंड में स्थिरता बनाए रखने का काम करता था। अब वह समय बदल रहा है। पूर्वी हिस्सा अलग लेकिन उतना ही अहम है। वहां की धाराएं उत्तरी ग्रेट प्लेन्स में गेहूं, जौ, शक्कर, चुकंदर की खेती को पानी देती हैं। कुछ अनाज कनाडाई बाजारों में जाता है। 1909 की सीमावर्ती जल संधि आज भी तय करती है कि सेंट मैरी और मिल्क नदियों का पानी दोनों देशों में कैसे बटेगा। समझौता मानता है कि जल प्रवाह स्थिर रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब यह चरम बहाव अपनी पूरी ताकत से आना बंद कर देता है तो नुकसान एक राज्य या देश तक सीमित नहीं रहता। और इसमें एक और पहलू है जिसका शायद ही कभी जिक्र होता है। बॉर्नविल पावर एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीपीए 8 पश्चिमी राज्यों में बिजली बेचती है। ये बिजली जल विद्युत प्रणाली से मिलती है, जो मानता है कि नदी का प्रवाह स्थिर और पूर्वानुमेय रहेगा। इसकी दरें अनुमानित उत्पादन के अनुसार तय होती हैं। जब उत्पादन कम होता है, बीपीए या तो खुले बाजार से बिजली खरीदती है या यूटिलिटीज पर यह कमी सीधे डाल देती है। किसी भी स्थिति में इसकी लागत घरेलू बिलों पर पड़ती है। साथ ही यह क्षेत्र उत्तर अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ती बिजली मांग को आकर्षित कर रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर्स, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और गूगल द्वारा संचालित सुविधाएं भी शामिल हैं, एक ही साधारण वजह से बनाए गए थे: कोलंबिया नदी प्रणाली से मिलने वाली सस्ती और विश्वसनीय जल विद्युत। अब वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड्स के लिए विस्तार कर रहे हैं, जिन्हें और भी ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। इसी समय जो प्रणाली इन्हें बिजली देती है वह कम पूर्वानुमेय होती जा रही है। ये सब उसी बेसिन से जुड़ा हुआ है। ऊपर की बर्फ और हिम कोलंबिया नेटवर्क को पानी देती है, जिसमें वो पिघला पानी भी शामिल है जो कभी गर्मियों के आखिर की मांग को संभालता था। मांग बढ़ रही है जबकि आधारभूत संरचना पुरानी हो रही है। वह स्रोत जल जो पूरे सिस्टम को स्थिर रखता है लगातार घटता जा रहा है। यहीं पर कहानी बर्फ के बारे में नहीं रह जाती, बल्कि अब ये उस चीज के बारे में हो जाती है जिसे ठीक करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब सेंट मैरी साइफन 17 जून 2024 को फेल हो गया तो पानी का बहाव रुक गया, लेकिन जल अधिकार निलंबित नहीं हुए। कोई भी अनुबंध रद्द नहीं किया गया। कागजों में सिस्टम सही चल रहा था, लेकिन नदी नहीं। कानूनी रिकॉर्ड और वास्तविकता के बीच का अंतर सबसे खतरनाक है, और इस पर शायद ही कोई बात करता है। उस अंतर को पैदा करने वाले नियम को प्रायर अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। जो पहले आया उसका पहला अधिकार। सबसे पुराने दावेदारों को पानी मिलने में प्राथमिकता दी जाती है, जिसे 1900 के दशक से चले आ रहे अदालती रिकॉर्ड और प्रशासनिक फैसलों से लागू किया जाता है। आज भी इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है। सोचिए, उत्तरी मोंटाना में सेंट मैरी नदी के एक हिस्से पर 2 पशुपालक हैं। एक परिवार ने 1908 में पानी का दावा किया था, दूसरा 1962 में आया। सूखे साल में जब नदी का जलस्तर दोनों की जरूरत से कम हो जाता है तो 1908 वाला परिवार अपनी पूरी हिस्सेदारी पाता है। 1962 वाला परिवार को कुछ भी नहीं मिलता, न तो कम मात्रा, बिल्कुल भी नहीं। यह व्यवस्था शुरुआती उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी और अच्छा काम करती है, लेकिन इसमें एक चीज नजरअंदाज हुई। ये उस नदी के लिए नहीं बनाई गई थी जो हर साल सिकुड़ती जा रही है। ये अधिकार तब लिखे गए जब गर्मियों में जल प्रवाह स्थिर और ग्लेशियर का पिघलना मौसमी सुरक्षा देता था। माना गया था कि यह सुरक्षा हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बर्फ कभी इन नदियों को स्थिर रखती थी, वो अब भंडारण प्रणाली की तरह काम नहीं करती। जब भौतिक प्रणाली कानूनी दस्तावेजों से न मिले तो तुरंत असंतुलित परिणाम आते हैं। जूनियर उपयोगकर्ताओं की आपूर्ति रुक जाती है। सीनियर उपयोगकर्ता किनारे से ये सब देखते हैं। पानी की कमी से प्रणाली और बिखरती है। जूनियर उपयोगकर्ता कटौती को जल अधिकार अदालत में चुनौती देते हैं। सीनियर उपयोगकर्ता अपनी प्राथमिकता का बचाव करते हैं। मुकदमेबाजी सालों चल सकती है। कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक वास्तविक जलापूर्ति लगातार घटती रहती है। मोंटाना इसमें अकेला नहीं है। आइडाहो, वायोमिंग, कोलोराडो, यूटा, नेवाडा और कैलिफोर्निया सभी इसी नियम के अलग अलग रूप अपनाते हैं। अमेरिकी पश्चिम का कानूनी ढांचा ऐसे संसाधन को बांटने के लिए था जिसकी स्थिरता अपेक्षित थी। फोर्ट बेल्कनैप में ग्रोस वेंट्रे और असिनिबोइन जनजातियों ने मिल्क नदी के जलाधिकारों पर वर्षों तक बातचीत की है। जिस समझौते को वे 2026 में अंतिम रूप देना चाहते हैं, वह उस समय के प्रवाह औसत पर आधारित है।
जब हिमनद पिघलने से नदी का जलस्तर बढ़ा था। जिस पानी पर वे औसत आधारित थे, वो पानी पहले ही गायब हो रहा है। 1908 के विंटर सिद्धांत ने संघीय मान्यता प्राप्त जनजातियों को जल अधिकार दिए, जो अधिकांश राज्य दावों से पहले हैं। सिद्धांत रूप में जनजातीय अधिकार पश्चिम के सबसे संरक्षित अधिकारों में आते हैं, पर व्यवहार में ये उतने ही विश्वसनीय हैं जितनी वो नदी जिससे इन्हें जोड़ा गया। वो नदी इतनी तेजी से बदल रही है कि कोई समझौता उसका हिसाब नहीं लगा सकता। आवंटन और वास्तविकता के बीच की वही खाई जो मोंटाना को तोड़ रही है, अब उत्तर अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े सीमा पार जल समझौते को भी खतरे में डाल रही है। कोलंबिया नदी संधि ने दशकों तक अमेरिका कनाडा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत समन्वय को नियंत्रित किया और इसे सीमा पार स्थिरता के एक मॉडल के रूप में व्यापक रूप से माना गया। फिर 2025 में बातचीत अचानक रुक गई। जिस संधि पर सिस्टम चलता है वह अब अधर में है, जब वह भौतिक प्रणाली जिसके लिए इसे लिखी गई थी अब पहचान में नहीं आ रही है। और समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल संधियां अकेले नहीं चलती। कोलंबिया बेसिन अमेरिका की जल विद्युत का बड़ा हिस्सा, प्रमुख कृषि क्षेत्र और महत्वपूर्ण मालवाहक मार्गों का समर्थन करता है। इस बीच सिस्टम के ऊपरी प्रवाह का अधिकांश नियंत्रण कनाडा के अंदर है। ये समझौता इस धारणा पर आधारित था कि नदी खुद पूर्वानुमानित रहेगी। वो धारणा अब टूटने लगी है। अजीब बात यह है कि सिस्टम बाहर से अभी भी स्वस्थ दिखता है। जलाशय अपने लक्ष्य स्तरों के करीब है, मुख्य बांध अभी भी पानी छोड़ रहे हैं। बेसिन के अधिकांश हिस्सों में नदी का प्रवाह ऐतिहासिक औसत के करीब बना हुआ है, लेकिन स्थिरता का यह दिखावा अब और भी नाजुक होता जा रहा है। इसका स्वस्थ दिखना ही खतरे की वजह है, क्योंकि ग्लेशियर से अतिरिक्त पानी अभी भी आ रहा है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, लेकिन उसकी भरपाई उतनी नहीं हो रही जिससे नदियों में अतिरिक्त पानी आ रहा है। वही नुकसान जो आगे चलकर पानी की कमी का कारण बनेगा, फिलहाल उसे छुपा रहा है। मूल संधि में भी एक सख्त समय सीमा छुपी हुई थी। सितंबर 2024 में 60 साल की सुनिश्चित बाढ़ नियंत्रण प्रावधानों की अवधि समाप्त हो गई। जब ऐसा हुआ तो प्रणाली एक मामला दर मामला बाढ़ प्रबंधन प्रोटोकॉल में बदल गई, जिसे कभी भी आधुनिक बदलावों का पूरा बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया गया था। ये ढांचा किसी दूसरी नदी के लिए बनाया गया था। वॉशिंगटन की सीनेटर मारिया कैंटवेल ने चेताया कि व्यापारिक तनाव कोलंबिया नदी समझौते को खतरे में डाल सकते हैं। बोनविल पावर एडमिनिस्ट्रेशन ने टिप्पणी का जिम्मा अमेरिकी विदेश विभाग पर छोड़ा है, जो महीनों से सार्वजनिक रूप से चुप है। मामला ये नहीं है कि अभी सिस्टम में कितना पानी दिखाई दे रहा है। असली बात यह है कि जब दबाव वापस आता है तो क्या इसे नियंत्रित करने वाले नियम अभी भी उसके व्यवहार से मेल खाते हैं या नहीं। हाइड्रोलॉजिस्ट इसे पीक वाटर कहते हैं। जब किसी ग्लेशियर से पोषित नदी अपनी सबसे अधिक जलधारा पर होती है, उसके बाद वह स्थायी रूप से घटने लगती है। ग्लेशियर संतुलन में होने पर जितना पानी बर्फबारी से लेता है उतना ही छोड़ता है, लेकिन जलवायु गर्म होने पर यह संतुलन बिगड़ जाता है। सदियों में जमा बर्फ इतनी तेजी से पिघलती है कि उसकी भरपाई नहीं हो पाती और इससे कुछ समय के लिए नदी का प्रवाह बढ़ जाता है। मौसमी बहाव में अतिरिक्त पिघला पानी भी शामिल हो जाता है, तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जलाशय भर जाते हैं और पूरा तंत्र एक ऐसे उछाल से संचालित होता है जो दशकों तक रह सकता है। फिर यह तंत्र एक सीमा पार करता है और हिमनद इतना छोटा हो जाता है कि यह अतिरिक्त प्रवाह बनाए नहीं रख सकता। यह बोनस चरण खत्म होता है और इसके बाद सामान्य स्थिति में वापसी नहीं होती। ये एक नए आधार स्तर तक गिरावट है जो पहले से कहीं अधिक कम और कम अनुमानित है, जिसके अनुसार बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था। 2026 तक अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा अब भी उस उछाल के दौर में है। कुछ छोटे बेसिन पहले ही अपने चरम बिंदु को पार कर चुके हैं। कोलंबिया और मिसौरी जैसे बड़े सिस्टम के 2030 के दशक से 2050 के दशक के बीच कहीं चरम पर पहुंचने का अनुमान है। सटीक वर्ष जल ग्रहण क्षेत्र पर निर्भर करता है। जलाशय के नियम, सिंचाई अनुबंध, जल विद्युत की समय सारणियां, ये सभी अभी भी हालिया इतिहास पर आधारित हैं। हालिया इतिहास बहुतायत दिखता है, लेकिन दशकों तक पिघले पानी से ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जो ज्यादा नहीं टिकेगा। एक असामान्य चरण को स्थायी मान लिया गया है। संघीय एजेंसियां इसे समझती हैं। ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने पहले ही तकनीकी भाषा में कह दिया है कि पुराना अनुमान अब लागू नहीं होता। उस विचार को अब पुराना माना जाता है। नीचे कुछ नहीं बदला,
सब कुछ अब भी पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जुड़ा है। उन्हें बदलना दशकों पुराने कानूनी और राजनीतिक समझौतों को एक साथ फिर से खोलने जैसा है। इसके बजाय सिस्टम ऐसे विरोधाभास पर चलता है जिसे वह औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। मिल्क रिवर परियोजना ने $70 मिलियन उन पाइपों को बदलने में खर्च किए जो पुराने नियमों के तहत लिखे गए अनुबंधों के लिए पानी देती थीं। वही जिले जिनके पास 2026 में वरिष्ठ अधिकार हैं, उनके पास 2040 में भी वही अधिकार होंगे, जब शायद वहां पानी ही ना बचे। एक और जल ग्रहण क्षेत्र में फ्लैटहेड सिंचाई परियोजना बुनियादी ढांचे के भारी बेमेल का सामना कर रही है। 2020 के शुरुआती वर्षों में नई पंप लगाए गए थे जिन्हें अधिकतम प्रवाह के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अगर वो तेज प्रवाह अब अपवाद बन चुका है, नियम नहीं, तो ये सिस्टम उसके साथ कम नहीं होते। वे अब भी बड़ी नदी के लिए बने रहते हैं। बीपीए भी इसी जाल में फंसा है। यह दशकों तक बिजली बिक्री अनुबंध करता है। अनुबंधों का नया दौर ये मानकर चलता है कि जल विद्युत उत्पादन पिछले 30 वर्षों के अनुरूप रहेगा। पिछले 30 वर्षों में वो तेज प्रवाह शामिल था, लेकिन अगले 30 वर्षों में उसके होने की संभावना लगभग नहीं है। छोटे खिलाड़ी भी फंस जाते हैं। मोंटाना और उत्तरी इडाहो में कृषि ऋणदाता फसल भूमि के मूल्य के आधार पर संचालन ऋण लिख रहे हैं। वे मूल्य मौजूदा जल प्रवाह की स्थितियों पर टिके हुए हैं। ऋणों के पीछे जो संपार्श्विक है वह लगातार पानी की आपूर्ति पर निर्भर करता है। जब आपूर्ति कट जाती है तो संपार्श्विक का मूल्य गिर जाता है और ऋण पोर्टफोलियो भी उसके साथ गिर जाते हैं। क्षेत्रीय बैंक और संघीय ऋण कार्यक्रमों ने इसे गंभीर जोखिम नहीं माना। तो जब यह समाप्त होगा, उस अंतर को भरने के लिए क्या किया जाए? बांधों को चलाने वाली एजेंसियों को पता है कि आगे क्या आने वाला है। ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन की जलवायु रणनीति मानती है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड अब भविष्य की परिस्थितियों नहीं दर्शाते। यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने कोलंबिया नदी प्रणाली के लिए जलवायु आधारित अनुमान बनाए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों ने बदलती जल विज्ञान के जमीनी संचालन पर प्रभाव जानने के लिए कई बेसिन व्यापी अध्ययन कराए हैं। इनमें से किसी ने संचालन के नियम नहीं बदले। क्यों? क्योंकि नियम बदलने से स्वामित्व खतरे में पड़ता है। पश्चिम में हर वरिष्ठ जल अधिकार एक कागज का टुकड़ा है जो तभी काम करता है जब व्यवस्था स्थिर रहे। जैसे ही आधार रेखा आधिकारिक रूप से बदलती है, वे कागज विवादित हो जाते हैं और सिस्टम में हर कोई यह जानता है। विज्ञान तो आंतरिक रिपोर्टों और जलवायु परिदृश्यों में आगे बढ़ता है, लेकिन जनता के सामने व्यवस्था नहीं बदलती। फैसले पुराने ढांचे के अनुसार ही होंगे, क्योंकि बदलाव से ऐसे झगड़े शुरू होंगे जिनकी जिम्मेदारी कोई एजेंसी नहीं लेना चाहती। इससे संस्थाओं के भीतर एक विभाजित वास्तविकता बन जाती है। नदी का एक रूप मॉडल्स और पूर्वानुमानों में मौजूद है, परमिट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में एक रूप है, जबकि दूसरा अभी भी वही है जो असल में बनने, फंड होने और उपलब्ध कराए जाने वाली चीजों को नियंत्रित करता है। जानकारी गायब नहीं है, बल्कि उस पर एक साथ कार्रवाई करने से कई समझौते टूट सकते हैं। नॉर्दर्न मोंटाना वाटर सिक्योरिटी एक्ट अब कांग्रेस में है और मिल्क रिवर प्रोजेक्ट के लिए $1.5 बिलियन की अतिरिक्त फंडिंग का प्रस्ताव देता है। ये बिल पुरानी नहरों, असफल बांधों और भंडारण की समस्या उठाता है, लेकिन पुनर्निर्मित संरचनाएं क्या उपलब्ध कराएंगी ये नहीं बताता। अब बर्फ देर गर्मियों में पहले जैसी बफर नहीं बन रही। आर्मी कॉर्प्स को भी यही समस्या है, बस सिस्टम के दूसरे हिस्से में। ये प्रमुख नदी घाटियों में बाढ़ नियंत्रण का प्रबंधन करता है और उसे पहले से पता है कि पुराने बाढ़ पैटर्न अब पहले जैसे लागू नहीं होते और कागजी कार्रवाई से काम नहीं बढ़ता। सिस्टम चलता रहता है, भले ही इसे चलाने वाले लोग समझते हैं कि इसकी नींव हिल रही है। और जब ये असंतुलन आखिरकार सामने आएगा तो ये हर जगह एक साथ नहीं दिखेगा, ये पहले किसी खास जगह दिखेगा। पोस्ट सर्ज फ्लो के अनुमान एक ही दिशा में हैं। पार्क की बची बर्फ से घाटियों में पानी घटेगा। 2030 के दशक से 2050 के दशक के बीच गर्मियों में बेस फ्लो तेजी से घटेगा और वापस नहीं आएगा। साल को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन दिशा को लेकर बिल्कुल नहीं। इनमें से किसी भी अनुमान में ऐसा कोई परिदृश्य नहीं है जिसमें वो पानी वापस आता हो। किसी भी बड़े अनुबंध को स्थायी गिरावट के लिए नहीं लिखा गया है। नीचे की ओर खुद बांधों को भी कभी स्थायी गिरावट के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। हंगरी हॉर्स जलाशय मौसमी उतार चढ़ाव के लिए बना था, लंबे समय तक पानी की कमी के लिए नहीं। जब जल स्तर बहुत नीचे गिर जाता है तो यह प्रणाली बफर की तरह काम करना बंद कर देती है
और एक बाधा की तरह काम करने लगती है। टरबाइनों की दक्षता कम हो जाती है और वे बिजली बनाना बंद कर देती हैं। बुनियादी ढांचे के अलावा यही पैटर्न कृषि में भी दिखता है। पूरे इलाके इस धारणा पर फैलाए गए कि पानी का बहाव लगातार ऊंचा बना रहेगा। जमीन को बदला गया, कर्ज लिया गया और उत्पादन को उस जल व्यवस्था के अनुसार बढ़ाया गया जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इनमें से कुछ भी तुरंत नहीं बदलता, तो जब ये बदलाव आखिरकार सामने आएगा तो ये पूरे सिस्टम में फैले किसी समायोजन के रूप में नहीं आएगा। ये स्थानीय विफलताओं की एक श्रृंखला के रूप में आएगा, खेत दर खेत, जिला दर जिला। अब वे सभी पानी के लिए कहीं और जा रहे हैं और हो सकता है वहां भी पानी न हो। वास्तव में कोई प्लान भी नहीं है, कम से कम जिस पैमाने पर जरूरत है उस स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। अनगिनत पशुपालकों, किसानों और आदिवासी समुदायों की आजीविका और एआई अर्थव्यवस्था का भविष्य कोलंबिया नदी पर निर्भर है। उन्हें लगा था इसका प्रवाह अनंत है, पर ऐसा नहीं है, इसकी भी समाप्ति तिथि है। ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन जानता है कि यह क्या है, बीपीए जानता है कि यह क्या है। जिन कंपनियों ने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं वे भी लगभग निश्चित रूप से जानती हैं कि यह क्या है। किसी ने भी सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा। बर्फ से मुफ्त में मिलने वाली भंडारण क्षमता की भरपाई करने के लिए कोई भी वित्त पोषित भंडारण प्रणाली इतनी बड़ी नहीं है। कांग्रेस के बिल ज्यादातर पुरानी पाइपलाइनों से जुड़े हैं, न कि पूरे बेसिन में उछाल के बाद पैदा हुई जल उपलब्धता की कमी से। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऐसा नहीं है जो पानी के भौतिक प्रवाह में कमी आने पर हिस्सेदारी को समायोजित करे, कम से कम अपनी वर्तमान स्थिति में तो नहीं। रिक्लेमेशन या कोर में नए निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, भले ही दीर्घकालिक मॉडल खतरा दिखाएं। मौजूदा रणनीतियां सिर्फ वर्तमान व्यवस्था में ही सीमित रहती हैं। उच्च दक्षता वाली सिंचाई, मामूली जलाशय विस्तार, बेहतर पूर्वानुमान और मांग पक्ष संरक्षण, इनमें से सभी किनारों पर थोड़ी मदद करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उस भंडारण की जगह नहीं ले सकता जो बर्फ ने हमें मुफ्त में दिया था। अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्तरी प्रणाली में दबाव के बावजूद कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दिखती, जबकि दक्षिण पश्चिम में यह संकट वर्षों से सार्वजनिक है। नेवाडा ने अपनी संरक्षण प्रणाली को कमी के अनुसार फिर से बनाया है। बाहरी पानी के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है और सजावटी हरियाली मोहल्ले दर मोहल्ले कम की गई है। लास वेगस जैसे शहरों ने पानी बचत को सार्वजनिक प्रोजेक्ट बना दिया है। एरिजोना और कैलिफोर्निया में भी प्रतिक्रिया जारी है। भूजल की सीमाएं, अनिवार्य कटौती, छोड़ी गई कृषि भूमि और लगातार यह सार्वजनिक बहस कि किसे कब और कितना कम मिलेगा। नई इंडस्ट्रीज को भी घटती सप्लाई के सामने अपनी मांग सही ठहरानी पड़ रही है। समस्या छुपाई नहीं जा रही, बल्कि इस पर खुलकर बहस हो रही है। कैलिफोर्निया के कुछ कृषि इलाकों को अपनी गतिविधियां घटाने को कहा गया है। एरिजोना के फैलते हुए उपनगरों में पंपिंग पर हर साल सख्त पाबंदियां लग रही हैं। दक्षिण पश्चिम में लिथियम निष्कर्षण के उभरते प्रयास भी यही दिखाते हैं। पानी की कमी को मुख्य बाधा माना जा रहा है, लेकिन उत्तर की ओर संकेत काफी अलग दिखाई देता है। ग्लेशियर नेशनल पार्क से पोषित जलग्रहण क्षेत्रों में दबाव तो है, लेकिन वह समय के कारण छुपा हुआ है। बहाव की तेजी ने सिस्टम को स्थिर दिखाया, जबकि नींव कमजोर है। पाइपों से पानी जा रहा है और अनुबंध निभाए जा रहे हैं। संधियां अब भी वैसे ही पढ़ी जाती हैं, मानो कुछ नहीं बदला। इसलिए ग्रेट फॉल्स जैसे स्थानों पर कोई बड़ा संरक्षण अभियान नहीं चल रहा है। आइडाहो में राज्य स्तर पर पानी के इस्तेमाल पर पाबंदियां नहीं हैं, केवल कुछ स्थानीय प्रतिबंध हैं, जैसे फ्लैटहेड के कुछ हिस्सों में नए सिंचाई कनेक्शनों पर कड़े नियंत्रण, बिना किसी व्यापक सार्वजनिक समीक्षा के। तात्कालिकता तो आंकड़ों में पहले से ही दिख रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सामान्य है। प्रभावित समुदायों के लिए सबसे कठिन बात यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनकी बात सबसे कम सुनी जाती है। फिलिप्स काउंटी के गेहूं किसान कोलंबिया नदी संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल नहीं थे। हैवर के पास पशुपालकों ने हंग्री हॉर्स अनुबंध मंजूर नहीं किए थे। ब्लैकफीट आरक्षण के सदस्यों ने बाउंड्री वाटर संधि पर मतदान नहीं किया था। पानी समय पर नहीं आया तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को इसकी कीमत चुकानी और सबसे ज्यादा मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। केप और टेरी लेनिस जिंक जैसे पशुपालक देख रहे हैं कि बर्फ गायब होने पर क्या होता है। पीढ़ियों से बर्फ और ग्लेशियर नालों को पानी देते रहे, जिससे चरागाह हरे रहते और पशुपालकों को अगस्त की भीषण गर्मी में मदद मिलती थी। लेनिस जिंक ने देखा कि उनकी जमीन अब पहले से महीनों पहले ही धूल बन जाती है। ठंडे पहाड़ी पानी की सिंचाई की नालियों में न बहने से
घास बढ़ना रुक जाता है और घास गायब होने पर सब कुछ बिखरने लगता है। किप ने देखा है कि पानी के गड्ढे सूख गए हैं और नाले लगभग नाम मात्र रह गए हैं, जब मवेशियों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पशुपालकों को असंभव फैसलों के लिए मजबूर किया जा रहा है। या तो वे जल्दी मवेशी बेच देते हैं या हजारों खर्च कर ट्रकों से पानी लाते हैं, जो जमीन पहले खुद पानी देती थी। यह सिर्फ पशुपालन की बात नहीं है, ब्लैकफीट नेशन के लिए ये पीढ़ियों से चली आ रही जीवन शैली को बचाए रखने की बात है। इसलिए अब वे बदलती परिस्थितियों के बीच तुरंत खुद को ढाल रहे हैं। वे अपने जल अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आर्द्र भूमियों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, यहाँ तक कि पानी के बहाव को धीमा करने और उसके गायब होने से पहले उसे रोकने के लिए बीवर प्रेरित संरचनाएं भी बना रहे हैं। ब्लैकफीट रिजर्वेशन में ग्लेशियरों की बर्फ पिघलना कोई दूर की जलवायु कहानी नहीं, बल्कि ये पहले से ही तय कर रहा है कि यहाँ कौन रह सकता है। पार्क में मौजूद 26 नामित ग्लेशियर महत्वपूर्ण है। वे कुछ वर्षों बाद भी रहेंगे या नहीं, यह बहस का विषय है। यह बहुत हद तक व्यक्तिपरक मुद्दा है। जब गर्मियों में पिघलना सर्दियों की बर्फबारी से अधिक होता है, तब ग्लेशियर सिकुड़ते हैं। ये काफी हद तक प्रकृति, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर निर्भर है। आप सोच सकते हैं कि वे घाटी के पानी का एकमात्र स्रोत हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। उनका पिघला पानी मौसमी बर्फ व भूमिगत जल से कम होता है, पर वे ऐसे महीनों में पानी छोड़ते हैं जब और कुछ नहीं छोड़ता। पानी सही समय पर छोड़ने का वह काम कोई परियोजना नहीं बदल सकती। पैसे से समस्या हल नहीं होगी। समय बिगड़ने पर गर्मियों के पानी से जुड़ी चीजें भी टूट जाती हैं। नदियां एक साथ नहीं रुकेंगी। वे उन महीनों में रुकेंगी जब सभी उन पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं। जुलाई अगस्त साल का सबसे गर्म दौर, जब खेतों को पानी चाहिए और बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, और यही समाधान के लिए दबाव बनाता है। जब तक ये उछाल जारी है, तब तक कार्रवाई के लिए जगह है। भंडारण को फिर से बनाने और उम्मीदों को समायोजित करने का समय है। लेकिन ये विकल्प धीमे और महंगे हैं, और इन्हें बार बार उन आपात स्थितियों के कारण टाल दिया जाता है जो ज्यादा तात्कालिक लगती हैं। एक असफल साइफन, क्षतिग्रस्त बांध, आवंटन को लेकर अदालत में लड़ाई और मरम्मत का एक और दौर। हर मामले का अलग समाधान होता है। इनमें से कोई भी उस बड़े बदलाव से नहीं जुड़ा है जो भीतर चल रहा है। सिस्टम लगातार व्यस्त रहता है, तैयार होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह हमेशा उसी चीज को ठीक करता रहता है जो अभी टूटी है। यही असली जाल है। चीजें जितनी देर चलती हैं, उतनी सामान्य लगती हैं, और सब कुछ बदलने को सही ठहराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जब बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगता है, तब तक आसान विकल्प खत्म हो चुके होते हैं। ढांचा और समझौते अब भी रहेंगे, लेकिन जिन परिस्थितियों के लिए इन्हें बनाया गया था, वे नहीं रहेंगी। कहानी बार बार एक मुख्य तथ्य पर लौटती है। ग्लेशियर नेशनल पार्क की बर्फ देखने के लिए ही नहीं है। ये पश्चिमी क्षेत्र की जल प्रणाली का हिस्सा उतने ही समय से है जितने समय से लोग इसे भरोसेमंद मानते रहे हैं कि इसके ऊपर सब कुछ बनाया जा सके, जबकि ऐसा कभी नहीं था। संघीय एजेंसियों ने इसी आधार पर योजनाएं बनाई। जल विभागों, वार्ताकारों, उधारदाताओं, जन उपयोगिता कंपनियों और नगर प्रबंधकों ने भी ऐसा ही किया। अब यह साफ है कि बर्फ सिर्फ घट नहीं रही। मुद्दा यह है कि नीचे जो भी बना उस पर निर्भर था, पर इसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। अब यह व्यवस्था अपनी सीमा पर है, और जिसे स्थायी समझा गया था के लिए बैकअप नहीं है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।